हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे रूल्स बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, जिसके अंदर हमने देखा कि रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम में टू टाइप्स ऑफ अप्रोच होती हैं। कौन कौन सी अप्रोच होती हैं? एक होता है बैकवर्ड चेनिंग और दूसरा होता है फॉरवर्ड चेनिंग। अब बैकवर्ड चेनिंग और फॉरवर्ड चेनिंग दोनों के बीच में जो हमने डिफरेंस देखा था, अब बैकवर्ड चेनिंग तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है? जब हम गोल स्टेट से इनिशियल स्टेट की तरफ मूव करते हैं, सॉल्यूशन हमारे पास होता है, बट उस सॉल्यूशन को किस प्रॉब्लम के थ्रू निकाला गया, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो ये सॉल्यूशन निकला। इफ द नल्स में हम किस पार्ट को चेक करते हैं? देन पार्ट से इफ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, बैकवर्ड की तरफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा फॉरवर्ड चेनिंग। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है। अब देखो, फॉरवर्ड चेनिंग क्या है, जिसको हम डेटा ड्रिवन अप्रोच भी बोलते हैं। बैकवर्ड चेनिंग को हम गोल ड्रिवन अप्रोच बोलते हैं और फॉरवर्ड चेनिंग को हम डेटा ड्रिवन अप्रोच बोलते हैं। क्यों? जब हम बैकवर्ड से मूव करते हैं तो उस टाइम पर हम कौन सी स्टेज पर होते हैं? गोल स्टेज पर, राइट। गोल स्टेज से हम डेटा की तरफ मूव करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? गोल ड्रिवन लैंग्वेज, ठीक है, गोल ड्रिवन अप्रोच। फॉरवर्ड चेनिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के रो डेटाज होते हैं, उन रो डेटाज को इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद उस पर क्या करेंगे? फिल्टर करने के बाद हम गोल स्टेज तक जाएंगे। इसलिए इसको हम डेटा ड्रिवन अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि डेटा से ही हम अपना गोल को ड्राइव करते हैं कि क्या गोल रहेगा या क्या सॉल्यूशन रहेगा। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंसिंग दैट स्टार्ट विद द अवेलेबल डेटा। जो भी प्रोसेस होता है इन्फ्रेंस करने का, इन्फ्रेंस क्या होता है? जो इन्फ्रेंस इंजन करता है उसके प्रोसेस को इन्फ्रेंस बोलते हैं। इन्फ्रेंस इंजन करता क्या है? जो भी नॉलेज बेस में नॉलेज होती है उसको कैसे, कब, कहाँ अप्लाई करना है वो बताता है इन्फ्रेंस इंजन, ठीक है। तो जो प्रोसेस होगा इन्फ्रेंस इंजन का, कब, कहाँ, कैसे अप्लाई करना है, ये सब बताने का, उसको हम बोलेंगे इन्फ्रेंसिंग। जो इन्फ्रेंसिंग का प्रोसेस होता है, लेट्स स्टार्ट विद द अवेलेबल डेटा। यहाँ पर प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा इन्फ्रेंसिंग का? जो अवेलेबल रो डेटाज होंगे उनसे स्टार्ट किया जाएगा। डेटा हमारे पास है। अब देखो, सबसे पहले आप काम क्या करोगे? जो डेटा है उसी से तो कुछ सेकंड स्टेप पर जाने के लिए कुछ डेटा को ड्राइव करोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन ड्राइव करोगे। तो फर्स्ट स्टेप पर आप क्या कर रहे हो? जो भी डेटा है, अवेलेबल डेटा, उससे स्टार्ट कर रहे हो इन्फ्रेंस करना, and uses the inference rules to conclude more data until the desirable goal is reached called the forward chaining। अब जो भी आपके पास डेटा है, उस डेटा से आप कुछ नया ड्राइव कर रहे हो, कुछ न्यू इन्वेंट कर रहे हो, उससे आप फिर नेक्स्ट स्टेज पर जाओगे। इससे क्या होगा? इन्फ्रेंस रूल का यूज करके हम नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे। रो डेटा है, रो डेटा से डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेज पे थोड़ी चले जाएंगे। अगर ऐसे हो सकता तो हम डायरेक्टली गो स्टेज पे भी चले जाते खाली डेटा से, नहीं ना। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इसके ऊपर कुछ प्रोसेस परफॉर्म होगा, तब जाकर हम नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे। ऐसे ही होता है, डेटा है या कोई स्टेट है, उस स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पर जाने के लिए हमें उस पर ऑपरेशन लगाना पड़ता है, कोई ना कोई प्रोसेस लगाना पड़ता है। अब इस स्टेज से, इनिशियल से नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई होगा? इन्फ्रेंसिंग का। और उसके अंदर कौन सा ऑपरेटर अप्लाई होगा? वो इन्फ्रेंसिंग का रूल बताएगा। इन्फ्रेंस रूल के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे। जैसे हम नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे इन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग, वहां पर हमें कंक्लूजन मिल जाएगा कि जब तक हमें गोल स्टेट नहीं मिल रहा तब तक हम ये रूल अप्लाई करते रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट स्टेज पर एक अलग रूल अप्लाई हो रहा हो, सेकंड पर अलग, थर्ड पर अलग, फोर्थ पर अलग, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि सभी स्टेजेस पर सेम रूल अप्लाई किया जाए। वो उस प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, कैसे सोल्व की जा सकती है। इन दिस मेथड एन इन्फ्रेंस इंजन सर्चेस द इन्फ्रेंस रूल। इस मेथड में इन्फ्रेंस इंजन हमेशा सिर्फ एक ही चीज को ढूंढता है। अब डेटा तो उसके पास है, वो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज ढूंढेगा, इन्फ्रेंस रूल को। कौन सा रूल है, कहां पर लगाया जाए? अंटिल इट फाइंड्स वन इन। जब तक उसके अंदर से कोई एक रूल उसको ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमल, सेटिस्फैक्टरी या किसी भी टाइप का रूल ना मिल जाए जिस टाइप का उसको चाहिए, जब तक उसको रूल नहीं मिलेगा एक परफेक्ट रूल, वो नेक्स्ट स्टेज पर मूव नहीं करेगा। अब ये देखो, एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमें इनिशियल स्टेज से गोल स्टेज तक जाना है, बट उस गोल स्टेज तक जाने के लिए, या सपोज करो कि हम यहाँ पर वॉल के पास खड़े हैं, वॉल से लेकर हमें डोर तक मूव करना है, ठीक है। तो उस वॉल से लेकर डोर तक मूव करने के लिए हमें चलना पड़ेगा, वॉकिंग करनी पड़ेगी। वॉक करने में ऐसे थोड़ी है कि हम इतनी दूर में सिर्फ एक बार पैर रखेंगे और हम डोर तक पहुंच जाएंगे, नहीं हो सकता ना। हमें छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, धीरे धीरे वॉकिंग करनी पड़ेगी। हम रनिंग भी करेंगे ना, 2 से 3 स्टेप कहीं नहीं गए, एक स्टेप में काम नहीं होगा, 2 से 3 स्टेप कहीं नहीं गए। तो वही चीज है, हम जब तक फर्स्ट स्टेप नहीं रखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन से सेकंड पर कैसे आ जाएंगे? नहीं आ सकते। और स्टेप हम कब रखेंगे? जब हमें रास्ता पता होगा कि हमें कौन से रास्ते से
जाना। अब रास्ता क्या है, इन्फ्रेंस रूल है, और उसके अंदर से बेस्ट ऑप्टिमल रूल हम निकालेंगे। जब तक वो ऑप्टिमल रूल नहीं मिल जाता नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जा सकते। और हमें गोल स्टेज तक पहुंचना है, तो गोल स्टेज तक पहुंचने के लिए भी हमें इन्फ्रेंस रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। हर बार एक नया रूल हमें फाइंड करना पड़ेगा। When if clauses is then to be true, अब ये काम होगा कब, जब if वाली जो कंडीशन है ट्रू हो जाएगी तब ये then पर जाएगा। बट बैकवर्ड चेनिंग में क्या था, पहले then पर बैठा हुआ था, then से जाकर बाद में चेक कर रहा था कि कंडीशन क्या है, if वाली स्टेटमेंट क्या है। बट यहाँ पर उससे अपोजिट है, यहाँ पर ये if वाली स्टेटमेंट पर है और ये चेक कर रहा है कि then वाली कंडीशन क्या लिखी हुई है, कौन सी एग्जीक्यूट होगी अगर if की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, if then conclude and then closes and adds the information to its data। जैसे ही वो then वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा उसकी प्रॉब्लम में, उसके डेटा में कुछ नया ऐड हो जाएगा। ऑब्वियस है, नेक्स्ट स्टेज पर जा रहे तो उसको कुछ ना कुछ नया तो मिलेगा ही ना। इतनी प्रॉब्लम उसने सॉल्व करी, फर्स्ट से सेकंड स्टेज पर आया, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस भी तो वो कहीं लगाएगा, राइट। इट वुड बी कंटिन्यू टू अंटिल अ गोल इज रीच्ड। ये कब तक करता रहेगा, जब तक उसको अपना गोल स्टेट नहीं मिल जाता। अब देखते हैं हाउ इट इज डन, कैसे हाउ इट इज टू बी डन, कैसे किया जाएगा ये। द गिवन कंडीशन इज मैच विद द लेफ्ट पार्ट ऑफ द रूल। इसके कहने का मीनिंग क्या है, जो भी गिवन की कंडीशन होगी, जो कंडीशन दी हुई होगी इफ कंडीशन में, सपोज करो कि लिखा हुआ है इफ ए एंड बी देन सी, अगर ए और बी होंगे तब सी वाले पार्ट पर हम जा सकते हैं, ये इफ की कंडीशन है। अगर ये पार्ट जो है ट्रू हो जाएगा देन हम नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे विच इज देन पार्ट। व्हेन द एंटीसीडेंट कंडीशंस आर मेट द रूल इज टू बी फायर। अगर ऐसी कंडीशन नहीं मिलती है तो रूल को हम फायर कर देंगे, नेक्स्ट वाले रूल पे जाएंगे। दैट मीन्स द रूल इज रिप्लेस्ड बाय द आरएचएस। तब क्या होगा, ये क्या कह रहा है कि जब कभी भी कोई कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लेफ्ट हैंड साइड में, उस कंडीशन को हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड से चेक करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड मैच हो गया तो ठीक है, नहीं मैच हुआ तो उसको आरएचएस से रिप्लेस कर देंगे। नाउ इट बिकम द न्यू फैक्ट टू बी मैच। अब हमारे पास एक नया डेटा मिलेगा जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, इसको मैच करें कि क्या इससे कुछ मिलता जुलता है, कोई नया रूल मिल सकता है। अब एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रूल्स। इसके अंदर हमने कुछ रूल्स को कंसीडर करना है और फॉरवर्ड चेनिंग लगानी है। ठीक है, हम फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे इस बार, लेफ्ट टू राइट। R1 इफ A एंड B देन F। R1 क्या है, रूल नंबर 1 है और ये क्या कहना चाहता है कि जब कभी भी A और B होंगे तब जाकर आपको C मिलेगा, C नहीं F मिलेगा। ठीक है, R1 जो रूल है वो कहता है कि अगर A और B कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तब जाकर आप F की तरफ मूव कर सकते हो। R2 रूल क्या कहता है कि अगर B होगा, इस पूरी सिचुएशन में B वाला स्टेट आएगा तब आप C पर जाओगे। और R3 रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर C और F आपको मिल जाते हैं तो आप वो स्टेज पर जा सकते हो। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं इसका। यहाँ पर इसने कहा रूल नंबर 1 ने कि अगर A और B होंगे उन दोनों को ऐड करके आप F पर जा सकते हो। ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तब आप F पर जाओगे, इसलिए यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर लगाया। A और B है, F मिल गया। ठीक है, R2 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 2, अगर कंडीशन में B है तो आप C पर जा सकते हो। इस पूरी कंडीशन में B है तो आप C पर डायरेक्टली जा सकते हो। फिर रूल नंबर 3 बोल रहा है कि अगर F और C होगा, यानी C भी है और F है, दोनों को एंड करने के बाद आप G पर जा सकते हो। तो दोनों कंडीशन होना जरूरी है ट्रू, फिर जाकर आप G पर चले जाओगे। ये फॉरवर्ड चेनिंग है। देखो फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं ना। बैकवर्ड चेनिंग में क्या था, यहाँ पर A एंड B थे, A और B से F बना, फिर B से C बना, और फिर C और F से क्या बने थे, G बना था यहाँ पर। तो बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा था, ये फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।